क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 16th मेगा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशन होते हैं, ईपीएफओ के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हैं ये। देखो, चक्रवात आ गया टॉकटी, ठीक, इसके बारे में पूरी चीज़ जानेंगे। नाम किसने दिया ये भी जानेंगे। सवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक, कब इशू होना है इस पे नहीं, ये कौन इशू करता है, कौन सा एक्ट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। और भैया चूहों की बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की, आज आप लोग को मैपिंग करनी है खुद से। आपको मैप बुक में इसका फिजिकल और पॉलिटिकल वाला मैप देखना है पूरा, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ और ये सारी चीज़ें भी। और अगला जो टॉपिक है कि कर्नाटका ने सेंटर से मतलब केंद्र से मांगी है 25,000 डोजेस किसकी, एम्फोटेरिसिन बी की। किससे संबंधित है बताइए ये ड्रग, ठीक। अभी तो मैं तो बताऊंगा, उससे पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, यूपीएससी 2021 का एग्ज़ाम होगा 10 अक्टूबर को, काफ़ी टाइम है। पूरा जो है बिल्कुल स्क्रैच से आप चालू कर सकते हो तैयारी। ईपीएफओ 2020 का भी एग्जामिनेशन कब होगा अभी खैर पता तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें टाइम मिल सकता है। आप लोग कंप्लीट पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन दो नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं आप लोग, 8564880530 9696066089 पे, ठीक। देखिए इस पूरे वीडियो में मैंने कहीं पे आप लोग के लिए जो है, अभी बताऊंगा नहीं कहाँ पर है, आंसर कौन सा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दे रखा है भी आप लोग को वो करने को मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला था संडे है तो आप लोग को एक ऐसे टॉपिक भी मिलेगा, ठीक। आप लोग के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, उसको ज्वाइन करिए, आपस में इवेल्युएट करिए। एज एन एग्जामिनर भी क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना आप लोग को आना चाहिए, ठीक। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन टॉकटी। देखिए ये पहला साइक्लोन है भारतीय महासागर में जो आया है, भारतीय इंडियन ओशन में 2021 में, ठीक। अभी तो ये काफ़ी क्वाइट स्टॉर्म है, लेकिन अब ये वेरी सीवियर कैटेगरी में आ गया है, यानी कि 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ गया है ये, ठीक है, तक पहुंच गया है। और ये अरब महासागर में आया है, ठीक। ये बे ऑफ बंगाल है इधर, ये अरब महासागर में। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन कोई बच्चा पूछ रहा था पेड ग्रुप में कि सर ये जो है म्यांमार ने दिया है इसका नाम, ठीक। ये जो टॉकटी है म्यांमार ने नाम दिया है इसका, ठीक। ये एक वहाँ की छिपकली होती है, गैको जिसे बोलते हैं, उसके नाम पे रखा गया है। तो म्यांमार ने क्यों दिया, बे ऑफ बंगाल में तो आया नहीं है ये वाला स्टॉर्म, ये तो अरब महासागर में आया, इससे तो जुड़ा भी नहीं है म्यांमार, तो क्यों दे दिया। तो इसलिए भी इसका भी जान बताता हूँ कि क्यों कैसे क्या दिया जाता है नॉमेनक्लेचर। और देखिए साइक्लोन पहली बात तो समझ लीजिए, ठीक। आपका जो ये होगी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, इसके उत्तर में यानी कि नदन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और सदन यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि आपका ये जो नदन उसमें है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये तो पता ही है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो नदन हेमिस्फीयर में हमेशा राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। ऐसे जा रहा है राइट की तरफ, ऐसे आ रहा है राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। इसी का उल्टा होता है सदन में, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखिए लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर से हवा उठी, ठीक, जैसे ये आ रही थी हवा, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे हो गया। इधर से हवा आई थी, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे हो गया। इधर की तरफ आया तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे आया अब देखो, ये देखो कैसे किधर जा रहा है, बनाना एंटी क्लॉकवाइज, यही चीज़ है, ठीक। तो इसकी वजह से ये होता है, बीच में ये आई होती है जहाँ पर, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल शांत माहौल होता है। इसके बगल में जो है क्लूमिनस निम्बस और कई सारे वो बनते हैं, ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पे जो है बारिश वारिश सब होती है, ठीक। ये ऐसे होता है, ठीक, पूरा ऐसे करके यूँ पूरा घूमते रहता है। तो यहाँ बड़ा शांत रहता है ये, ऊपर से अगर देखें यहाँ पे सब बारिश वारिश होती रहती है बाकी जगहों पर। और एक चीज़ ये है कि इसको बनने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो करीबन 27-28 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। लो प्रेशर काफ़ी तेज़ होना चाहिए और वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ये चीज़ है इसमें, ठीक। अगर पूछ ले कि ये जो है कंडीशन क्या क्या है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे जो ऊपर उठती है जो है हवा, ठंडी होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलती है और फिर उसके बाद बारिश वारिश हो जाती है। लेकिन यहाँ आई वाला जो होता है भी, चलो इससे यहाँ पे शांत माहौल रहता है, ठीक। तो अभी जो मौसम विभाग है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किसके अंतर्गत आता है मंत्रालय, अर्थ साइंसेज के अंतर्गत, उसने अलर्ट कर दिया भैया ये कौन कौन से जो है ये हैं आपके गुजरात से लेके केरला तक, ठीक। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह जो है ये साइक्लोन टैक्टी आएगा।
और म्यांमार ने इसका नाम दिया। साइक्लोन मैंने आपको बता दिया, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। लो प्रेशर सिस्टम होता है काफ़ी बड़ा, वहाँ से बनता है ये। और ये साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, और जो आपका एशिया और प्रशांत के लिए, प्रशांत महासागर में जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये दोनों लोग ने मिलके क्या किया, 2000 में इन्होंने मिलके कहा कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये लोग मिलके साइक्लोन का नाम रखेंगे। अच्छा, नाम क्यों रखते हैं पहले बता देता हूँ। एक तो कन्वीनियंट है, आम लोगों को समझ में आ जाती है आसानी से। अब देखो जैसे कि कोविड का म्यूटेंट जो इंडिया वाला है वेरिएंट है, उसका मैंने आप लोगों से कल पूछा था B.1.617। अब कई लोग आंसर में भी पढ़ने के बाद भी कोई 117 बता रहा है, कोई 167 बता रहा है, कोई कितना कन्फ्यूज़न ना। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, तो सोचो आम नागरिक के लिए क्या होता होगा। अगर इसी का नाम कुछ और रख देते, जैसे कि ये टॉकटी है या फिर कुछ, तो उससे अलर्ट करने में लोगों को आसानी होती, अपना जो है याद रखने में साइंटिफिक कम्युनिटी को आसानी होती, जागरूकता लोगों में अच्छे से होती। तो इसके लिए जो है उसके नाम इस तरीके के रखे जाते हैं। कौन रखते हैं? अच्छा, 2018 में फिर क्या हुआ, ये कंट्रीज़ की जो है को बढ़ा दिया गया, और ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसने लिस्ट फाइनल करता है ये, ठीक। ये एक पैनल है, ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो। और उसमें कुछ 2018 में इन्होंने कंट्रीज़ और भी जोड़ दी, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब पर्शियन गल्फ वाले हैं। यमन तो आता है खैर अरब महासागर में, UAE, तो ये वाली कंट्रीज भी जोड़ दिए गए। और उन्होंने 13 कंट्रीज़ ने मिलके 13 नाम दिए सबने, तो 169 कंट्रीज़ और 169 साइक्लोन के नाम आ चुके हैं अप्रैल 2020 से। तो ये सारी चीज़ें, अभी जो टॉकटी दिया है ये दिया था म्यांमार ने, ये वहाँ की छिपकली उसके नाम पर है। ये छिपकली वाली नहीं जो टॉयलेट में आप लोग को मिलती होगी, ये वाली है जो गैको होते हैं ना, बड़ी छिपकली, ठीक है। एक बार इसको देखना डर जाओगे। और ये चीज़ है। अगला जो है कौन दे रहा है, अगला भी M से ही नाम से है, उसका आप लोगों को कमेंट करके नाम बताना है, ठीक। और कौन कंट्री का दे रहा है भी बताना है। साइक्लोन आराम से याद हो सकता है लोगों को, जो है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, डिजास्टर मैनेजर्स को बताने के लिए कि कौन सा। कई बार ऐसा भी होता है ना यार कि टॉकटी आ रहा है, ठीक, साथ ही साथ पता चला दूसरा 2-3 एक अरब महासागर और बे ऑफ बंगाल दोनों में आ रहा है, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है ना कि हाँ किसकी बात हो रही है, ठीक। मान लो बे ऑफ बंगाल में ही 2 घूम रहे हैं तो क्या करोगे? तो अगर आपने ऐसे आसान नाम रखे हैं तो आसानी होती है आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट और ये सब करने में, अवेयरनेस फैलाने में, ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। और हमारे आज का शॉर्ट आउट जो जाता है, हर्षिता पाठक जी वंस अगेन, शुभम राम जी वंस अगेन, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हैं। रुचि पांडे जी ने भी और अभिलाषा त्रिपाठी जी ने भी, निहारिका द्विवेदी जी ने भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं सारे सारे, ठीक। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट लोगों ने अच्छे लिखे हैं, तो आप लोग इनके एक दूसरे का पढ़ा भी करो, ठीक है। और अगला टॉपिक जो है इकोनॉमी से है हमारा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से संबंधित है। अब देखो क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पे शब्दों को तोड़ो, ठीक, समझ में आ जाएगा। स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाई गई है, ठीक। बॉन्ड है, ठीक, तो उसमें क्या है कि आपको गोल्ड ऐसा नहीं कि फिजिकल भौतिक रूप में कहीं से मिलता है। गोल्ड जो है आपको पेपर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, ठीक। 8 साल तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है। 5 साल के बाद आप निकाल भी सकते हो। हर साल आपको 2.5% जो है फिक्स्ड आपको वो मिलेगा। जो भी मान लीजिए 5,000 रुपये का सोना चल रहा है 1 ग्राम, ठीक, तो उसका जो है हर साल आपको 2.5% यानी कि 5 साल बाद 12.5% का तो आपको मिलेगा ब्याज, ठीक। इसके अलावा सोने का दाम जो भी बढ़े, 6,000 जो है, 7,000 हो जाए, वो बात अलग है। तो 8 साल तक आप रख सकते हो, 5 साल के बाद आप इसको बेच भी सकते हो, ठीक। तो ये एक पेपर है जिसको बॉन्ड की तरीके से इसको माना गया है। अब बॉन्ड इसलिए भी है क्योंकि RBI निकालता है इन बॉन्ड्स को, गोल्ड बॉन्ड्स को, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? संप्रभुता है, ठीक, सॉवरेन है ना, अपने डिसीजन खुद लेने के सक्षम है, इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, सॉवरेन वर्ड हमारे संविधान में कहाँ पे यूज़ हुआ है? ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। कहाँ पे यूज़ हुआ है संप्रभुता जो है का शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया है, ये बताना। तो ये चीज़ है। और इसमें ब्याज मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई भी देखो, हर यूनिट एक यूनिट जो 1 ग्राम के बराबर होती है। जब 8 साल 5 साल के बाद भी आपको जो है भौतिक रूप में, मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है इसमें, फिजिकल गोल्ड कहीं पे है ही नहीं। और मेन उद्देश्य जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम को चलाने का, वो ये है कि घर में जब पड़ा है, जो होता ना कि घर पे जो है पैसा पड़ा रहता है कई लोग का सेविंग्स की,
तो वो क्या करते हैं कि उन लोग की अभी भी लोग इसके आने के बाद भी क्या है कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा, फिजिकल गोल्ड में कई सारी चीज़ें भी होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, जीएसटी चार्जेस होते हैं, कई सारे मतलब होते हैं। अगर ये 5,000 रुपये का तो आपको मिलेगा ये 56,000 रुपये का, 6,000 रुपये तो फालतू के चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो आपको इनकम भी मिलेगी 8 साल बाद, 5 साल बाद, वो भी पूरी टैक्स फ्री है। समझ रहे हो? तो ये काफ़ी इसमें बेनिफिट है और फिजिकल गोल्ड से तो काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें यही है मेन उद्देश्य कि लोग जो है ये वाली सेविंग की जगह, फिजिकल गोल्ड की जगह जाने की जगह फाइनेंशियल सेविंग करें। मतलब कि पैसा जो है सिस्टम में लेके आए। घर में सोना लेके रख लेती है मम्मी लोग, पता नहीं चलता है, न पति तक को तो पता नहीं कि कहाँ क्या रखा हुआ है। तो ये सरकार ये चाहती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसा घूमे, चले, सरकार के पास भी पैसा आए और वो भी उसको लगा सके, निवेश कर सके। सेविंग्स जब होगी उसी से तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो ये मेन उद्देश्य है। ये सारी चीज़ पूरी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से संबंधित है और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकालता है। इसका एक अलग से गोल्ड सिक्योरिटीज़ एक्ट जो है 2006 है शायद, उसके अंतर्गत ये निकाला जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसका क्या पैसा क्या दाम होगा ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जिसको खरीदना वो देख लेगा। इसको कौन कौन, अच्छा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, इन बॉन्ड्स को कौन बेच सकता है? बैंक्स बेच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स नहीं बेच सकते हैं। पेमेंट बैंक्स और क्या नहीं बेच सकता है? क्रेडिट कार्ड्स नहीं बेच सकता है। ठीक, लोन नहीं दे सकता है। ठीक, ध्यान रखो। इन दोनों को याद करना, तो बस याद कर लो कि क्या नहीं कर सकता। और ये देखो बोल्ड जो आपके बॉन्ड हैं याले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी नहीं बेच सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों ही। ठीक, बैंक्स बेच सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच सकता है, पोस्ट ऑफिस कुछ जो है वो बेच सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेच सकते हैं जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक, मान्यता प्राप्त हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ये सब बेच सकते हैं। इसका प्राइस जो होता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड जो होता है पिछले 3 दिन का वर्किंग डेज का निकाल के करता है। इस बार वाला 4770 रुपये का, चलिए बता देता हूँ। 1 ग्राम 1 यूनिट के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम आप जो है 8 साल तक, 5 साल तक आप के बाद निकाल भी सकते हो। एक कोई बंदा जो है इंडिविजुअल 4 किलो तक रख सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो, अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है बताइए? ठीक, और 4 किलो तक ये भी खरीद सकते हैं। कोई ट्रस्ट है, कोई न्यास है, तो वो 20 किलो तक खरीद सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मेन उद्देश्य 2015 में चालू हुआ था। मेन उद्देश्य यही है कि वित्तीय सेविंग में लगाया जाए भौतिक गोल्ड की जगह, और इसको गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक करता है। ठीक, इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के अंतर्गत। ठीक, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। पूरा समझ में आ गया ना टॉपिक? अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, तो जैसे ही वीडियो आए तुरंत आप लोग को मिल जाए। ठीक, सगीर देखिए इमरान अब्बास जी और सगीर शेख जी ने भी काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं, और सवालों का जवाब जो दिया है इमरान भाई ने बहुत ही बेहतरीन, और जोक्स अपार्ट, मतलब ये इन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए हैं दोनों लोग ने। एक एक चीज़ लिखते हो यार आप लोग, गजब हो यार, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ़ है। ठीक, और अगला जो टॉपिक है खतरनाक, उत्तर मतलब ये जो आपका ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे चूहों की बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पे प्लेग लग गया है। प्लेग जो है चूहे से ज़्यादातर फैलती है, ज़्यादातर चूहे से फैलती है। ये जो बीमारी होती है बैक्टीरियल बीमारी है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया भी उसका अजीब सा नाम मैं बताऊंगा। और प्लेग है, और वहाँ पे क्या हुआ इसकी वजह से, ये फूड के जो भंडार हैं और लोगों में भी जो है काफ़ी जो है इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है। मार्च वार्च से काफ़ी ज़्यादा, कोविड तो चल ही रहा है, ये सब भी चल रहा है। ठीक, तो और साथ ही साथ इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि चूहे के अंदर ये रहता है, चूहे फैलाते हैं इनको। और चूहों के साथ में सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर 21वें दिन पे बच्चा दे देते हैं। ठीक, मतलब और एक और रोचक फैक्ट बहुत ही बढ़िया लगा कि इंसान जो है, मतलब इंसान के जस्ट बाद सबसे सक्सेसफुल मैमल अगर कोई है तो वो चूहा है। ठीक, तो मतलब इंसान ज़्यादा हीरो ना बनाओ, तुम चूहे के ऊपर हो खाली। ठीक, तो ये चीज़ है, इसकी वजह से ये प्लेग काफ़ी बढ़ रहा है, और क्योंकि तेज़ी से जो है स्प्रेड हो जाता है, तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। अभी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ने जो है पैकेज वैकेज दिया है फार्मा कमिटी और इन सबको बचाने के लिए, और इसमें कुछ भी और ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब लोग पेशेंट को काट भी ले रहे हैं कस के। ठीक, किसी, अच्छा बताइए कोई कमेंट करके, क्या आपको कभी किसी चूहे ने काटा है क्या? मतलब सच्ची बताइएगा यार, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, अगर खुद नहीं तो बता दो कि चाचा काट लिया था, ऐसे भी बता सकते हो। देखो माइस की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और क्रॉप्स और ये जो होते हैं इन सबको जो है काफ़ी ख़राब करता है।
ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही एक और चीज़ भी है, क्या है आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि मूंगा पत्थर है, यानी कि कोरल रीफ्स है, ठीक। और कॉन्टेमिनेटेड, और ये इस पर मतलब माइस ड्रॉपिंग भी कर देते हैं, ड्रॉपिंग समझ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ है। अच्छा, इन्होंने ब्रोमा डियोलॉन, ठीक, ब्रोमा डियोलॉन जो है ये वैसे तो गैर कानूनी था, माइस चूहे को मारने के लिए अब इसे कर दिया गया है। अच्छा, बहुत एकदम से मुझे इंटरलिंकिंग करके याद आया अभी कि शेड्यूल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 वाला, उसके शेड्यूल 4 में नहीं 5 में जो वर्मिन वाले होते हैं ना, वर्मिन वाले जानवर किस में आते हैं, 5 में ही आते हैं ना, उसमें रॉडेंट भी है। रॉडेंट को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार कंफर्म करके बताना वर्मिन किस में आते हैं, 5 में आते हैं, क्योंकि 6 वाला तो आता है किस वो वाले पेड़ पौधे जिनको जो है आप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये वाला देखो पिछले साल यूपीएससी ने पूछा भी था 2020 में। और प्लेग जो है कब चालू हुआ, देखिए मिड मार्च में चालू हुआ था, और जो है ये फार्मर्स की सारे हार्वेस्ट हाउसेस होटल भी ख़त्म हो गए। और कोई ईपीएफओ वाला है तो क्रिटर्स का क्या मतलब होता है, इसको ज़रा यहाँ पे कमेंट करके बताइए, ठीक। प्लेग के बारे में, लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बैक्टीरियल रॉड शेप बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ये करता है, और ये एनिमल में पाया जाता है जैसे कि रोडेंट, ठीक। इंक्रीजिंग, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है। ब्रीडिंग साइकिल खाली 21 दिन, और यहाँ सक्सेसफुल सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल मैमल है प्लेनेट पे, इंडिया मतलब पूरे अर्थ पर ह्यूमंस के बाद में। तो ह्यूमंस खाली तुम चूहे के ऊपर हो, ध्यान रखना। प्लेग जो है ये स्केल किस स्केल पे मतलब इफेक्ट कर रहा है लोगों को, फूड वूड सब खत्म कर दे रहा है, फूड सिक्योरिटी का भी खतरा है एक तरीके से, खाद्य सुरक्षा, हाउस होल्ड, फार्मर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लाइव स्टॉक, ये सब दिक्कत कर रहा है, ठीक। रोडेंट जो है डिजीजेस और भी कर सकता है जैसे कि लेप्टोस्पिरोसिस और टाइफस फीवर, और ये जो है पिस्सू या टिक पर भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके बाद देखिए प्लेग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्लेग को कैसे कंट्रोल करें, ग्रेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है विच इज़ लेड बाय द, इसको कौन चलाता है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि ये जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करो माउस के पेट में, मतलब कि एक होता ना चूहे वो पकड़ने वाले, उसमें जो है जिंक फॉस्फेट का यूज़ करो, इससे तेज़ी से लोग मरेंगे और जो है प्लेग भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। समझ में आया प्लेग वाली बीमारी, तो ये चीज़ है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नाटका ने केंद्र सरकार से जो है एम्फोटेरिसिन 25,000 डोजेस मांगी। अब देखो क्या है, जैसे हम लोगों ने पीछे कवर किया था माइकोसिस किया था ना, ब्लैक फंगस जो कवक होता है, फंगस जो लंग्स में हो जा रहा है, ठीक है, उससे निपटने के लिए एंटी फंगल डिजीज जो ड्रग है, सॉरी, वो है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक। तो ये कर्नाटका ने मांगी है केंद्र सरकार से, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी वो है, तो केंद्र सरकार ही इसको सप्लाई करती है, ये नहीं कि आप खुद से स्टेट खरीद ले। तो ये मांगी गई है। और माइकोसिस आप लोग को मैंने बताया था, किसी को डायबिटीज़ है तो अब देखो इसमें अब आंसर राइटिंग जैसे आप लोग कर रहे हो तो इसमें आप लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के से जो क्या हुआ, उसने मान लीजिए खुराक ली, ठीक, कुछ एस्टेरॉइड पे आ गया, एस्टेरॉइड पे मतलब कोविड-19 हुआ, उसे पॉजिटिव हुआ किसी को, और वो एस्टेरॉइड गोलियां मतलब काफ़ी हार्ड गोलियां लेने लग गया, उससे उसकी इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी कम हुई तो उसके अंदर जो है ये कवक जो है लंग्स वंग्स में बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। ये ढूंढता ही उन्हीं को है जिनकी जो है प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट ने मांगी है। एंटी फंगल ड्रग है, और स्टेरॉइड का जो होता है हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक होते हैं उनके ऊपर, कोविड पेशेंट उनके ऊपर फंगल वंगल आ जाता है तो उनसे निपटने के लिए है, ठीक। ये इम्यूनिटी कम हो जाती है। वहीं जो मैंने अभी फ्लो चार्ट में करके बताया, यहाँ पे देखो उसमें लिखा हुआ है लाइंस में, अगर आप फ्लो चार्ट में वहाँ आंसर में दिखाओगे तो एग्जामिनर को अच्छे से दिखेगा, ठीक। 55-60 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनका जितना काम आसान करोगे बहुत आशीर्वाद देंगे अच्छे अच्छे नंबरों के साथ। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एम्फोटेरिसिन बी जो है, अब यहाँ पे काफ़ी बायोलॉजी दे रखी है, डॉक्टर नहीं बनना आप लोग को, सीधी सी बात है। सीरियस फंगल इन्फेक्शन और लेशमेनियासिस, ठीक, एंटी फंगल मेडिकेशन है, इसका यूज़ किया जाता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक। बाकी सेल मेम्ब्रेन और ये सब उसके अंदर घुस के क्या करता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये एम्फोटेरिसिन किससे संबंधित है, माइकोसिस या फिर ब्लैक फंगल से, एंटी फंगल डिजीज़ है, ड्रग है, सॉरी, ठीक। इन विट्रो एक्टिविटी करता है। और ये एम्फोटेरिसिन इन विट्रो एक्टिविटी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा IVF का, ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो एक टेस्ट ट्यूब में अलग से जो है वो ओवम और सब मिलके बना के जो है वो बना लेते हैं ना, एग बना लेते हैं, तो वैसे ही
इन विट्रो एक्टिविटी जो है अगेंस्ट मैनी स्पेसीज ऑफ फंगी, तो वो इसके अंदर करके हम लोग चेक कर चुके हैं और उससे जो है फिर देखा गया है कि एंटी फंगल डिजीज़ ड्रग जो है काफ़ी अच्छी है ये। ठीक, मेन यूजेस इसका यही है, सिस्टम फंगल इन्फेक्शन से रोकना। क्रिटिकली इन कोई है जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है, उन सब से रोकता है। माइकोसिस मैंने आपको बता ही दिया है, रेयर फंगल डिजीज़ है और इन्वायरमेंट में भी हो सकती है। कोई डिकेइंग, जैसे आप लोगों ने ब्रेड वेड पे देखा होगा या फिर मिठाई घर पे रखी रहती है तो उसके ऊपर काले काले नहीं फंगस जम जाती है, वही चीज़ है, बस ये है कि इंसान के अंदर जम जा रही है। ठीक है ना, तो ये आंखों की रोशनी कहीं पे मैंने पढ़ा था शायद कि जाने की इसमें चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ है। और देखिए शॉर्ट आउट और लोगों को, कितने लोग इतने अच्छे चांसेस लिख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप इनपुट दोगे उतने ही आपका अच्छा आउटपुट आएगा। भगवान यही प्रार्थना है आप लोग लगातार, लेकिन मैं देखो हमेशा ही कहता हूँ एग्ज़ाम के आखिरी सेकंड तक आपको बिना जो है कंप्लेसेंट हुए हुए ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहे और ऐसे ही अपने पूरी आपने दम लगा दी तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका कंपटीशन आप खुद से है, आप पिछले दिन से कितना आप बेहतर अपने आप को अगले दिन बना पाते हो, यही सबसे बड़ा कंपटीशन है। कोई आपको, आपके दिमाग को, कोई आपके हाथ को, कोई आपके जो आंखों को रोक नहीं सकता इसमें। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी कई लोग जैसे हाउस वाइफ्स हैं, कई लोग हैं, उनको देखो किसी की कुछ दिक्कत है, किसी की कुछ दिक्कत है, दिक्कत सबके साथ है, लेकिन जो दिक्कतों से लड़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा। नमिता वर्मा जी, पारुल कुमारी जी, सोनाक्षी गौड़ जी ने यहाँ पे आइलैंड की जगह इस्लाम लिख दिया था, ये थोड़ा सा जो है इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ी वोटी होती रहती हैं गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिभा सोनी जी ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे जवाब दिया है। कई लोग में मैंने देखा है, कई लोगों ने उल्टा इधर लिखे हैं इसमें जो है इसका म्यूटेंट का नाम। ठीक, 617 तो सही है यहाँ पे पहले वालों में, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे लगातार आप लोग करते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कॉमन का IAS PCS। इसमें जो है हम लोग समझते हैं किस तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन प्रीलिम्स को सॉल्व करने चाहिए। ये पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बाउंसर है, कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। कोई डॉक्टर हो तो हो सकता है उसको समझ में आ जाए। टॉसिलिजुमैब से संबंधित कुछ जो है ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको छोड़ने इनमें जो है आपको, देखो एक चीज़ और है, अगर आपका निगेटिव होता तो ये मत सोचना कि आपका निगेटिव 0.66 हो रहा है अगर दो मार्क्स का है तो। क्यों? क्योंकि निगेटिव होता है तो आपका होता है 2.66, 2 नंबर आ भी तो सकते तो वो भी तो चले गए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आए बाउंसर तो उनको छोड़ना, इसलिए भी मैंने डाला है ताकि आप लोग समझ में आ जाए कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। अब देखो इस हर स्टेटमेंट देख लो, कुछ आता ही नहीं होगा आपको। टॉसिलिजुमैब जो है इससे संबंधित कौन से कथन सही है बताना है। इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये, बताइए सही है कि इस गलत है। ठीक, बताइएगा जरूर ट्रस्ट करके अपने आप को। ये बायोलॉजिकल थेरेपी है, अपना गठिया बाई और इन सब के लिए काम आती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। ठीक, और अगला जो है स्टेटमेंट वो है कि रिकॉम्बिनेंट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी IL-6 जो होती है इसका रिसेप्टर है, इनविटर है, और पता नहीं यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून कंडीशन को। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है समझते हो? कि आपकी इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ काम करने लगे, उसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो देखिए इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो क्योंकि अगर इसमें गलत दे देता तो मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो है इसने ये अनाउंस किया है कि 45,000 वायल जो है टोसिलिजुमैब के दिए जाएंगे स्टेट यूटीज़ को, और क्योंकि काफ़ी डिमांड बढ़ गई है कंट्री के अक्रॉस। ये एक तरीके की प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जो कि प्रोड्यूस बाई सेल्स। कौन, मतलब इट इज़ ए प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? T सेल, B सेल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, ये सब जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अच्छा बताइए T सेल और B सेल में से कौन से सेल को किलर सेल्स बोला जाता है? ठीक, और कौन से सेल को मेमोरी सेल्स बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस समय जितने भी आप वैक्सीन वाले पढ़ रहे हो ना, सब में बोलते हैं ना कि अरे वो याद कर लेता है और फिर जो है बाद में मार देता है और ये कर देता वो कर देता ना, तो उसमें किलर सेल कौन से हैं और मेमोरी सेल कौन कौन से, ये बताइए। एंटीबॉडीज वाली उसमें आता है ये। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम बनाया गया। अभी आजकल देखिए कितना अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो उसमें जो है एक IIT ने एक इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम बनाया है, उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी स्मोक ज़्यादा नहीं निकलता है, वुड का बल्कि यूज़ हो रहा है फिर भी। ठीक,
तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इको फ्रेंडली लिखा है तो पहला वाला मान सकते हैं कि हाँ सही है। कार्ड शेप का होता है, जैसे बुलक कार्ट आपने देखा होगा जो बग्गी उगी टाइप से, कार्ड शेप का होता है। क्रिमेशन सिस्टम, इसमें स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन लगी होती है दोनों साइड पे, और इससे हीट का जो है हीट लॉस नहीं होता, वुड का कंजम्पशन भी कम होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है कि आईआईटी कानपुर ने बनाया, नहीं, आईआईटी रोपड़ ने बनाया। क्या नाम सुना था आपने कभी आईआईटी रोपड़ का? तो इसने बनाया है, और ये इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम है, वुड का हालांकि यूज़ होता है। और हम लोग जो है ये देखिए आईआईटी रोपड़ ने बनाया है, और ये लेस टाइम भी लेता है, और नॉर्मल वुड का जो है कंपेरेटली काफ़ी अच्छे से डिस्पोज ऑफ भी करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई लोग की डिमांड थी तो मैंने कल भी दिया था, कई लोगों ने आंसर भी लिखे। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक, ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आईएएस यूपीएससी 2019, इसको कई लोग ने ज्वाइन किया, वहाँ पे लिख भी रहे हैं, एक दूसरे का जो है इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। इसको करिए, जहाँ पे मुझे लगेगा मैं एक को किसी को भी बता दूँ ना, तो उसको आप सुन लेना, ताकि जो है सबको समझ में आ जाए कैसे क्या लिखना चाहिए था। ठीक है, कई लोग पहली बार आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग, अच्छा रिस्पॉन्स है। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये यूपीएससी के लेवल के होंगे, इसमें ये मत सोचिएगा कि यार सर शुरुआत कराएं तो ABCD सिखाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, आपको शुरुआत से जो है अच्छे लेवल पे ही कराया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में आयरन डोम था, वो क्या चीज़ है? ठीक, ये तो मैंने कवर किया था, तो यहाँ पूछा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख लोगे। अब इसके बाद ये है कि ब्रीफ नोट आपको लिखना है इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पर, ये भी लिख लोगे ना, इजराइल फलस्तीन जो संघर्ष चल रहा है उस पर एक ब्रीफ नोट लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद इंडिया की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। हमेशा आप भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पूरा समझिए और फिर करिए। अब देखिए अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, और आपको 250 वर्ड में लिखना है, तो इसमें समझ लो कि ये वाला जो है ये तो 3 मार्क्स का ही है। ठीक, और बाकी जो है ये 6-6 मार्क्स के हैं आपके। ठीक, और जितना ज़्यादा सोल्यूशन वो दोगे ऐसे देखो, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाओ कैसे क्या करना है। तो ऐसे इसको करो, फिर उसी हिसाब से वर्ड लिमिट का एलोकेशन भी वैसे ही करो। ठीक, 250 वर्ड में आप लोग को लिखना है, 3 पार्ट हैं इस आंसर के। ठीक, तो यहाँ पे समझो, 2 बार पढ़ो, और फिर इसको जो है चाहो तो 30 सेकंड लेके अपने रफ वाले में थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐसे लिख लो, कीवर्ड लिख लो खाली, ताकि फिर जब लिखने चलो पूरा जो है एक साथ लिख डालना। ठीक, इसमें टाइम आप लोग के लिए 15 मिनट है। देखिए 250 वर्ड में लिखना है, कोशिश करिए, करने वाली की हार नहीं होती। प्रीलिम्स के बाद आप लोग सिर्फ आंसर राइटिंग का टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप कवर कर पाओ, अभी आप आंसर राइटिंग का इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक, और चूंकि आज संडे है, ईपीएफओ और ईपीएफओ में तो नहीं आता है ऐसे, यूपीएससी और यूपीएससी का ही सीएपीएफ में ऐसे पूछता है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक मैंने टॉपिक दिया है ऐसे का कि भैया कोविड-19 जो है एक अपॉर्चुनिटी है इन एडवर्सिटी। ठीक, विपरीत परिस्थितियों में एक अवसर है कोविड-19, इसको आपको लिखना है। अगर आपको ऐसे का कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, तो बताइएगा, तो मैं इसको इस वाले चैनल पे इससे रिलेटेड जो है कुछ एक वीडियो या फिर जो है वो दे दूंगा, या यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि किस तरीके। और हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे एसए का लिखा भी हुआ, लेकिन वो यूपी पीसीएस के हिसाब से है, आप यूपीएससी के लिए बताइएगा तो मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा। टॉपिक क्या है समझ में आ गया ना, कोविड-19 एंड अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी, 2 बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आप लोग को लिखने के लिए दिया गया है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस और कंटेंट अच्छा लगता है तो यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। 8564880530 9696060689 पे कॉल करके आप लोग और ज़्यादा जो है जानकारी ले सकते हैं। इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में या चैनल में दे दूंगा। कीप राइटिंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे फिर से, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।